हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए आपका बहुत अभिनंदन। शुरुआती तौर पे जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। आप वो शख्स हैं जिन्होंने एसआईआर की लड़ाई सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, लेकिन अभी जो ये रुझान आ रहे हैं सर, मैं सबसे पहले इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं निराश हूं लेकिन हैरान बिल्कुल नहीं हूं। निराश इसलिए हूं कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से, जन आंदोलनों की तरफ से हमने विपक्ष का समर्थन किया था। मैंने खुद कैंपेन भी किया था, तो जाहिर है निराशा तो होती है ऐसे में। हैरान इसलिए नहीं हूं कि शुरुआत से ही कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो आखिरी 5-10 दिन में तय होते हैं, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कि वो किस तरफ झुके हुए हैं। 3 बड़ी वजह हैं जिससे ये चुनाव शुरुआत से ही एनडीए के पक्ष में झुका हुआ था। कम से कम मुझे घूमते हुए, हालांकि मैं प्रचार कर रहा था महागठबंधन के लिए, लेकिन जो हवा थी, फिजा थी जो दिख रहा था, उससे मुझे नहीं लग रहा था कि एनडीए ये चुनाव हारने की स्थिति में है। 3 बड़ी वजह ये है। देखिए, अब आखिरी दिनों की खींचतान को हम भूल जाएं। पहली बात, बतौर एक राजनीतिक गठबंधन एनडीए महागठबंधन की तुलना में बड़ा है। हम याद रखते हैं कि 2020 में दोनों के वोट लगभग बराबर थे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चिराग पासवान उस वक्त बाहर थे। उसके बाद से जो कुछ बदलाव हुए हैं, सबको अगर आप शामिल मान लें, चाहे वो कुशवाहा का हो, चाहे वीआईपी पार्टी का पलटना हो, कुल मिलाकर एनडीए जो है वो 2020 के लिहाज से भी कम से कम 5% बड़ा था महागठबंधन की तुलना में। लोकसभा चुनाव में भी 8% से आगे था। सामाजिक गठबंधन के तौर पे भी एनडीए एक बड़ा गठबंधन है। महागठबंधन कुल मिला के कोई बिहार की 40% आबादी है, उसमें से अपना वोट खींचता है, जिसमें से 32% मुसलमान और यादव हैं, और उसके अलावा रविदासी हैं, अब मल्लाह जुड़ गए, सब मिला के 40% के करीब हैं। जबकि एनडीए बिहार के 50% से थोड़ा सा अधिक वोटर में से अपने वोट खींचता है, तो सामाजिक गठबंधन के तौर पे बड़ा है। और तीसरी बात, जो पूरा तंत्र है, तंत्र का मतलब सत्ता का उपयोग, तंत्र का मतलब पैसा, तंत्र का मतलब दुर्भाग्यवश अब चुनाव आयोग भी, ये सब इतना झुका हुआ है एक तरफा कि इन तीनों को देखते हुए मुझे शुरू से लग रहा था कि ये वाला चुनाव है ये एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है, और इसलिए हैरानी नहीं है मुझे। योगेंद्र सर, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज गैरोला जी हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन। मनोज सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, देखिए, एक मेरा सवाल है कि इस इलेक्शन में अगर हम देखें तो बिहार की जो हालत है वो बहुत मतलब अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो हमारे देश में जो सबसे पिछड़ा जो राज्य है वो बिहार है। बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश की पर कैपिटा इनकम से 1/3 है। और अगर हम इसे इकोनॉमिकली कंपेयर करें तो अफ्रीका के भी जो सबसे गरीब देश हैं, सोमालिया जैसे, तो पर कैपिटा इनकम उनके मुकाबले की है। लेकिन ऐसे में भी जब इलेक्शन आता है तो हम देखते हैं कि नौकरी कोई एज सच कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ आनी चाहिए, वो कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। और उसके कारण कोई चेंज हो या वो कोई इलेक्शन का मुद्दा बने, तो ऐसी बात वहाँ नहीं है। बल्कि लोगों को फ्री बीस मिल गई, 10,000 रुपये मिल गए, या फिर जो कास्ट कॉम्बिनेशन या जो बाकी जो चीज़ें हैं उसी में लोग संतुष्ट हैं। और ऐसा लगता है कि बिहार में लोगों के जो एस्पिरेशंस, जैसे हमारे देश के ही बाकी जो राज्य हैं वहाँ भी लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, जो कि वो देखते हैं कि जिस समय इलेक्शन आएगा तो वो अपनी मांगे रखेंगे और डेवलपमेंट की शायद कुछ बात करेंगे। तो ऐसा क्यों है बिहार में कि लोगों में, वोटर में वो एस्पिरेशन ही नहीं है? और ये जो मुद्दा है नौकरी का, विकास का, इंडस्ट्रीज का, ये मुद्दा था ही नहीं कभी इस बारे इलेक्शन में। बहुत गंभीर और गहरा सवाल पूछा है मनोज जी आपने, धन्यवाद। क्योंकि बिहार की जो गरीबी है वो केवल आंकड़ों की गरीबी नहीं है। बिहार में चाहिए आप, मतलब आँख से दिखती है। अभी भी बच्चे आपको स्कूल से आते हुए दिखते हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है। अभी भी इतने बच्चे हैं जिन पे आपको देख के कह सकते हैं भूखे हैं। इतने लोग जिनके पास सर्दी के मौसम में कोई गर्म कपड़ा नहीं होता। तो बिहार की गरीबी तो बिल्कुल
आंख से दिखती है, छुपी हुई चीज़ नहीं है। और जाहिर है ऐसे प्रदेश में लोकतांत्रिक राजनीति से पहले आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक राजनीति जनता की गरीबी के सवाल को, नौकरी के सवाल को, पलायन के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को, इन सवालों को आगे लेके आएगी। ऐसा नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ दो वजह हैं। पहला तो ये कि ये सब मुद्दे अपने आप में मुद्दे नहीं बनते जब तक कोई इन्हें बनाए नहीं। और बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने चुनावी भाषण में बोल दिया। बनाने का मतलब आप लोगों के सामने एक क्रेडिबल विकल्प लेके आए जिससे देख के लोगों को लगे हाँ भाई ये दूसरे वाले से तो अच्छा करेगा। दुर्भाग्यवश बिहार का ऑपोजिशन, जिसमें महागठबंधन शामिल है, जैसे मैंने कहा भाई मैंने तो उनके लिए प्रचार भी किया था जी, लेकिन अभी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में वो इम्प्रेशन नहीं जाता है कि वो गवर्नेंस में ऐसा कोई बुनियादी बदलाव करके आएंगे। और ये जो छवि है जंगल राज वाली, जो मीडिया ने उछाली भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो छवि अभी तक धुली नहीं है। और ये केवल फॉरवर्ड कास्ट का मामला नहीं है, बाकी कास्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं एक छवि है। दूसरा, जो बिहार का जातीय इक्वेशन है वो इतना जड़ हो गया है, इतना फ्रोज़न हो गया है कि उससे आगे बिहार की राजनीति बढ़ नहीं पा रही है। एक तरफ मुस्लिम यादव कोalition में बदल गया है। याद रखिए आरजेडी जब शुरू हुई थी, जब 90 के दशक में बिहार में एक सामाजिक क्रांति हुई थी, उस वक्त आरजेडी केवल मुसलमान और यादव की पार्टी नहीं थी, वो बिहार के तमाम गरीब गुरबा की पार्टी थी। तो बिहार में एक तरह से क्रांति हुई थी जी। लेकिन वो क्रांति एक गवर्नेंस में बदल नहीं पाई, आरजेडी खुद उसको पूरा नहीं कर पाई। और बाद में नीतीश कुमार ने उसमें कुछ सुधार जरूर किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी ढीले पड़ गए, जो कि लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति पड़वा जाता है। जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब इतना लो इक्विलिब्रियम, जिसको इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं, डिमांड सप्लाई का लो इक्विलिब्रियम है। लोगों को सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं है। आप ज़मीन पे लोगों से पूछिए सरकार ये स्वास्थ्य का क्या, शिक्षा का क्या, लोग हैरान होते हैं। लोगों को उम्मीद नहीं है कि सरकार ये काम कर सकती है। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और बिहार की राजनीति जिसमें शासक और विपक्ष दोनों जिम्मेवार, योगेन जी, इसके लिए इसकी जिम्मेवारी उन्हें लेनी पड़ेगी। योगेन जी, क्योंकि ये जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो आप अपने एनालिसिस से बताइए इसका मतलब लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, जो आप लोग कह रहे थे साहब कि ये वोट डिलीशन का पूरा गेम चलाया जा रहा है या वोट चोरी का पूरा मामला है, तो लोगों को इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखा नहीं। अगर दिखा होता तो वो वोट पे दिखाई देता हमें। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा चुनाव के वोट की यात्रा नहीं थी। वोटर अधिकार यात्रा थी वोट काटने को रोकने की यात्रा, और मैं समझता हूँ उसमें वो सफल रही, क्योंकि बिहार में वोट 2 चरण में कटने थे। पहले चरण में 65 लाख वोट कट गए और दूसरे चरण में कम से कम 1-1.5 करोड़ और वोट काटने की तैयारी थी। तो वोटर अधिकार यात्रा से इतना तो हुआ, चुनाव आयोग पे दबाव पड़ा, पार्टियों पे दबाव पड़ा, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा कि उसके बाद और वोट काटने की प्रक्रिया को एकदम रोक दिया गया और 65 लाख को घटा के अंततः 44 लाख पे किया गया। तो ये तो हुआ, लेकिन वोट की चोरी चुनावी मुद्दा नहीं बनी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही ऐसा हुआ। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे चरण की वोट जो होनी थी, वोट की कटौती, वो हो नहीं पाई। वो बीजेपी डर गई, चुनाव आयोग डर गया, सरकार डर गई कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और चूंकि वो नहीं हुई, इसलिए ये सामान्य जन का मुद्दा नहीं बना।